इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन में बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई है। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। मामले में मूल दस्तावेज जमा करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामले में अब अप्रैल में सुनवाई होगी। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले में जो मूल दस्तावेज हैं उसको जमा करने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब अप्रैल में इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा कि मामले में जो भी डॉक्यूमेंट्री के मामले में जो भी मूल दस्तावेज हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाए और अब मामले में अप्रैल में सुनवाई होगी। आपको बता दें, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद हुआ था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के प्रसारित होने पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। गुजरात दंगों पर आधारित ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, द मोदी क्वेश्चन। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई थी। जेएनयू समेत कई यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण होना था। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले में जो भी मूल दस्तावेज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। क्या कुछ जानकारी है? पूजा, बीबीसी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री पीएम मोदी को लेकर तैयार की गई थी जिसका नाम था द मोदी क्वेश्चन जी। इसे केंद्र सरकार ने आपत्तिजनक मानते हुए इस पर बैन लगा दिया था और इसे ब्लॉक करा दिया गया था। इसे ब्लॉक कराने के मामले को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर होती। एक याचिका पत्रकार एन राम की तरफ से दायर हुई थी, दूसरी याचिका वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर की थी और तीसरी एक याचिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के द्वारा अदालत में दायर की गई थी। इन सभी के अलावा एक याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा की ओर से भी अदालत में दायर थी। इन चारों ही याचिकाओं पर कोर्ट ने आज सुनवाई की। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ये न सिर्फ केंद्र सरकार को नोटिस दिया है बल्कि उनसे इस पूरे मामले में जो रिकॉर्ड है वो तलब किया है। उसके साथ साथ अप्रैल की गई तारीख निश्चित की गई है इस मामले में अग्रिम सुनवाई के लिए और उस तारीख पर इस डॉक्यूमेंट्री से संबंधित और जो केंद्र सरकार का आदेश है उस आदेश से संबंधित ओरिजिनल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। तो निश्चित तौर पर सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है और एक याचिका नहीं बल्कि 4 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो 2 सदस्यीय खंडपीठ है उसने इस मामले को गंभीरता से लिया है। केंद्र सरकार को वक्त दिया है कि वो इस मामले से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं या जो भी उनका पक्ष है उसे अप्रैल में होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने पेश करें। जी पूजा। बिल्कुल राहुल, याचिकाकर्ताओं ने इस डॉक्यूमेंट्री पर से जो बैन लगाया गया है उसको हटाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब यह भी साफ कर दिया कि तत्काल डॉक्यूमेंट्री पर जो बैन लगा है वो नहीं हटाया जाएगा। पहले मूल दस्तावेज केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जमा करे और उसके बाद इस पर बैन लगा रहेगा या फिर ये बैन हटाया जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेगा। तो अप्रैल में इस मामले की सुनवाई होगी, तब क्या कुछ पक्ष रखा जाएगा याचिकाकर्ताओं की तरफ से? पूजा, जाहिर है कि मामला देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा है। देश की जो एक इमेज दुनिया में बनी हुई है उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इस पर रोक लगाने का जो केंद्र सरकार का फैसला है उस पर तत्काल ये कहकर रोक नहीं लगाई है क्योंकि मामला गंभीर है, बड़ा मामला है, प्रधानमंत्री से जुड़ा, देश की सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। लिहाजा पहले वो इस बात की पड़ताल खंडपीठ करना चाहती है कि आखिर क्या ऐसी वजह रही है। वैसे इस डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने इतना आपत्तिजनक माना कि उसको बैन करा दिया गया। तो यही वजह है कि कोर्ट ने तत्काल हटाने का आदेश नहीं दिया है और पहले केंद्र सरकार से इस मामले से संबंधित दस्तावेज और जो बैन लगाने की रिपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से तैयार की गई है उससे संबंधित तमाम दस्तावेज मांगे हैं ताकि वो
पूरी पड़ताल कर सके कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में केंद्र सरकार को ऐसा क्या कुछ लगा जो आपत्तिजनक था, जिसकी वजह से जी। इसे बैन किया गया। जी पूजा। बिल्कुल राहुल, इस डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने ये कहकर बैन किया है कि इसमें पीएम मोदी की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, इसके चलते इस पर बैन लगाया गया है। अब याचिकाकर्ताओं फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बावजूद इसके यूनिवर्सिटियों में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी गई थी। तो क्या अभी भी आगे कुछ यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर स्क्रीनिंग रखी गई है या फिर स्क्रीनिंग भी फिलहाल टाल दी गई है? पूजा, देखिए, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, कोर्ट का कोई आदेश इस मामले पर नहीं आता है, तब तक इस डॉक्यूमेंट्री पर जो रोक लगाई है केंद्र सरकार ने, वो रोक बरकरार रहेगी और जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के आदेश का पालन करना पड़ेगा। और जो प्रसारण वाली जो घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर विवाद लगातार चलते रहेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। याचिकाओं को पर एक साथ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो जाहिर तौर पर अभी इस मामले पर कोई भी फैसला ना तो केंद्र सरकार और ना ही कोई यूनिवर्सिटी ले। पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि शूद्र समाज और महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। जी हां, ट्वीट कर उन्होंने फिर से एक आपत्तिजनक बयान दिया है और कहा है कि शूद्र समाज और महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। समाज में ये सभी लोग हिंदू धर्मावलंबी हैं। जी हां, शूद्र और महिलाओं को जो अपमानित करने वाले लोग हैं, ये सभी हिंदू धर्मावलंबी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, जिनकी कुल आबादी 97% है, गौमांस खाने वालों को अपमानित करने का इरादा है क्या? पूछा है उन्होंने ट्वीट कर। हिंदू बनाकर अपमानित करने का क्या इरादा है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। आप ट्वीट देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, देश की समस्त महिलाएं, शूद्र समाज यानी आदिवासी, दलित, पिछड़े, जो सभी हिंदू धर्मावलंबी ही हैं और जिनकी कुल आबादी 97% है, उनको अपमानित किया जा रहा है। गौमांस खाने वालों को हिंदू बनाकर उन्हें भी अपमानित करने का इरादा है क्या? तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दत्तात्रेय होसबोले से यह सवाल किया है और उनके बयान पर उन्होंने एक तरीके से पलटवार किया है। ट्वीट कर देश की समस्त महिलाएं और शूद्र समाज यानी आदिवासी, दलित, पिछड़े, जो सभी हिंदू धर्मावलंबी हैं और जिनकी कुल आबादी 97% है, उनको अपमानित किया जा रहा है। गौमांस खाने वालों को हिंदू बनाकर उन्हें भी अपमानित करने का इरादा है। होसबोले जी से उन्होंने ये सवाल किया है। आपको बता दें, आरएसएस के एक कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि गौमांस खाने वालों की भी घर वापसी होनी चाहिए, वो भी हिंदू ही हैं। उसी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए उनके इस बयान पर पलटवार किया है और कहा कि देश की समस्त महिलाएं और शूद्र समाज यानी आदिवासी, दलित, पिछड़े, जो सभी हिंदू धर्मावलंबी हैं और जिनकी कुल आबादी 97% है, उनको अपमानित किया जा रहा है। गौमांस खाने वालों को हिंदू बनाकर उन्हें भी अपमानित करने का इरादा है। तो दत्तात्रेय होसबोले के इस उनके एक बयान पर उन्होंने ये पलटवार किया है, ट्वीट के जरिए उनसे सवाल किए हैं। आपको बता दें, आरएसएस के एक कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि भारत में जो गौमांस खाने वाले हैं उनकी भी घर वापसी होनी चाहिए, आखिर वो भी हिंदू ही हैं। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने महिलाओं और शूद्र समाज के लिए मोर्चा खोल लिया है, उनकी सुरक्षा का, और लगातार उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। ट्वीट के जरिए एक के बाद एक कई ट्वीट शूद्र समाज और महिलाओं को लेकर उन्होंने किए, उनके लिए आवाज उठाई। हाल ही में एक और ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें पूछा है उन्होंने दत्तात्रेय होसबोले से कि देश की समस्त महिलाएं, शूद्र समाज, आदिवासी, दलित, पिछड़े, सभी हिंदू हैं, धर्मावलंबी हिंदू ही हैं ये लोग, इनकी कुल आबादी 97% है, उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। गौमांस खाने वालों को हिंदू बनाकर क्या उन्हें अपमानित करने का इरादा है? तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने महिलाओं, आदिवासी और शूद्र समाज को लेकर यह ट्वीट किया है। हाल ही में आरएसएस के एक कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान दिया था गौमांस खाने वालों को लेकर और कहा था कि गौमांस खाने वाले भी आखिर हिंदू ही हैं
और उनकी भी घर वापसी होनी चाहिए हिंदू धर्म में, जिसको लेकर अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए प्रेम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, दत्तात्रेय होसबोले ने एक ट्वीट किया था एक दिन पहले कि जो गौमांस खाने वाले हैं भारत में, उनकी घर वापसी होनी चाहिए, आखिर वो भी हिंदू ही हैं। उनके इसी बयान पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये पलटवार किया है और ट्वीट कर कहा है कि भारत में जो दलित हैं, शूद्र समाज है, महिलाएं हैं, पिछड़े लोग हैं, वो सभी हिंदू हैं और उनकी आबादी 97% है। और उनको लेकर दत्तात्रेय होसबोले ने ये अपमानजनक बयान दिया है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल पूजा, देखिए इन दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर ट्विटर वार और बयानबाजियों का वार जो है वो लगातार जारी है और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर रहे हों, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो है रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ उठाई गई और उसको लेकर वाद विवाद लगातार बढ़ता रहा, देखने को मिला। उसमें सरकारी FIR भी दर्ज हुई। इसके अलावा अब आप देखें दत्तात्रेय होसबोले जो हैं उनके ट्वीट को लेकर आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपना जो समाज, जिस समाज से वो आते हैं उसको लेकर, दलित शूद्र समाज को लेकर, पिछड़े वर्ग को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि 97% जनसंख्या इन लोगों की है और उसमें इस तरीके का बयान देना तो वो किस तरीके से उचित होगा। साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और उसमें दत्तात्रेय होसबोले का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं 2024 के चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने तरीके से जो है वो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरीके से धर्म के आधार पर राजनीति होती थी, अब जो है वो जातिगत आधार पर राजनीति को जो है आते हुए कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि उसका जो स्तर है वो और गिरता हुआ जा रहा है और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजियां शायद की जा रही हैं ताकि जो समाज है उसके अंदर दो तबकों को अलग अलग किया जा सके और उसके जरिए जो 2024 का चुनाव है उसमें जो है उसका फायदा मिल सके। तो इसीलिए लगातार अगर आप देखें तो इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया उसके बाद से माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो नाराज हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो आए और इसीलिए माना जा रहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई वो कर सकते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई ना करते हुए बल्कि उनको एक बड़ी सौगात के रूप में राष्ट्रीय महासचिव का पद जो है वो नवाजा गया स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की तरफ से। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब जो है पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में नजर आ रही है और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लगातार दो धड़ जो है अलग अलग करने की प्रयास जो है वो कह सकते हैं धर्म के अंदर जो है वो करने की कवायद जो है वो लगातार जारी है और उसी के चलते अगर आप देखें तो हर रोज एक ना एक ट्वीट जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का आ रहा है जिसमें वो कुछ ना कुछ विवादित बातों को ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रियम, 2024 को लेकर इस संकेत साफ मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर रणनीति को अपनी मजबूती दी जा रही है, धार तेज की जा रही है कि इसी आधार पर अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने इससे पहले रामचरितमानस को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई बल्कि पदोन्नति हो गई और अब भी वो लगातार शूद्र और दलित समाज की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। बिल्कुल जाहिर तौर पर आप देखें तो लगातार उनके इस तरीके के बयान मीडिया में आए हैं। ट्विटर पर अगर आप देखें तो उनके ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं। शुरू में जब उन्होंने रामचरितमानस को लेकर स्टेटमेंट दिया था, अपना विवादित बयान दिया, तो उसके बाद माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से एक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है क्योंकि उससे काफी पार्टी की जो छवि थी उसको नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन शायद अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी ये लग रहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव है उस लिहाज से उनका इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो काफी उनको फायदेमंद रहेगा और कहीं ना कहीं जो अलग अलग जाति के आधार पर बांटने की जो बात हो रही है, अलग अलग एक जो है वो रार फैलाने की जो बात हो रही है, तो वो शायद समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में फायदा दे। इस बात को लेकर ही समाजवादी पार्टी का कह सकते हैं मौन समर्थन पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है वो मिला हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम इस अपडेट के लिए आपका। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में संभल में हिंदू संगठन ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राक्षसी प्रवृत्ति का नायक बताकर उनके खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। यही नहीं, पुतले को जूते और चप्पल की माला पहनाकर उसकी पिटाई की और उसके बाद पुतला दहन किया गया स्वामी प्रसाद मौर्य का। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म ग्रंथ
रामचरितमानस को लेकर कुछ दिन पहले एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद देश भर में हिंदू संगठन लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और अभी भी लगातार हिंदू संगठनों की तरफ से अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार हिंदू संगठन स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संभल की ये तस्वीरें हैं जहां पर हिंदू संगठनों ने पुतला जलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य का अपनी नाराजगी जाहिर की है। भारत माता की, भारत माता की, भारत स्वामी प्रसाद, स्वामी प्रसाद। एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी में 11 आईपीएस तबादले किए गए हैं। अजय पाल जौनपुर के एसपी बनाए गए हैं। अजय साहनी सहारनपुर रेंज के डीआईजी बनाए गए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिनमें अजय पाल को जौनपुर का एसपी बनाया गया है। वहीं अजय साहनी को सहारनपुर रेंज का डीआईजी बनाया गया है। अनंत देव डीआईजी रेलवे प्रयागराज बने हैं। पवन कुमार एसपी नारकोटिक्स लखनऊ बने हैं। वहीं विनीत जायसवाल डीसीपी लखनऊ बनाए गए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अनंत देव डीआईजी बनाए गए हैं। पवन कुमार एसपी नारकोटिक्स लखनऊ बनाए गए हैं। विनीत जायसवाल को डीसीपी लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ प्रियम पाठक जुड़े हुए हैं। प्रियम, यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? तबादले को जो है की जिम्मेदारी दी गई काल शर्मा पी जौनपुर कमरे से वो एसपी मैनुअल जिम्मेदारी उनको दी थी। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। विनीत जायसवाल को लखनऊ का डीसीपी बनाया गया है। 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं यूपी में, जिनमें अजय पाल को जौनपुर का एसपी बनाया गया है। अजय पाल जौनपुर एसपी बने हैं। अजय साहनी सहारनपुर रेंज के डीआईजी बनाए गए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 11 अफसरों के तबादले हुए हैं, जिनमें अनंत देव डीआईजी रेलवे प्रयागराज बनाए गए हैं। इसके अलावा पवन कुमार एसपी नारकोटिक्स लखनऊ बने हैं। विनीत जायसवाल का भी लखनऊ नारकोटिक्स बनाया। विनीत जायसवाल को डीसीपी लखनऊ बनाया गया है। प्रियम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियम, 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? यूपी में देखिए 11 अफसरों के तबादले जो है किए गए हैं, जिसमें अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। अजय साहनी को डीआईजी सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से अजय पाल शर्मा को जौनपुर बनाया गया है। एसपी रूरल एंड की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी मीरा जो है उनको साइबर क्राइम लखनऊ बनाया गया। आनंद जो है वो डीआईजी रेलवे प्रयागराज बने हैं। पवन कुमार को एसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये 11 तबादले जो है वो है और 11 तबादलों के जरिए जो है अलग अलग अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई। जी, नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। आखिर इन तबादलों के पीछे वजह क्या सामने आ रही है? क्या ये अपने जो पद थे उन पर लंबे समय से बने हुए थे या फिर किसी शिकायत के चलते ये तबादले किए गए हैं? देखिए, सभी तबादले जो है वो शासन की एक समान प्रक्रिया होती है, तहत किए गए हैं और उसमें एक समान प्रक्रिया होता है कि एक समय बाद शासन चूंकि व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से चलती हैं और वहाँ पे किसी भी तरीके की समस्याएं न हो, तो इसको लेकर शासन समय समय पर जब उचित समझता है तो उस समय अधिकारियों के तबादले करता है। तो उसके चलते ये 11 आईपीएस तबादले किए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका प्रियम। तो यूपी में 11 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। अजय पाल जौनपुर के एसपी बनाए गए हैं।
वहीं जौनपुर शाहगंज के ताखा पूरब गांव में एम्बुलेंस में किलकारी गूंजी। प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र ले जाते वक्त उसे डिलीवरी पेन होने लगा, जिस पर आशा कार्यकर्त्री और इमरजेंसी टीम ने एम्बुलेंस में ही महिला की डिलीवरी कराई। प्रसव के बाद मां और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डिलीवरी के बाद मां और बच्चे को शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को स्वस्थ बताया है। तो जौनपुर में एम्बुलेंस में किलकारी गूंजी है। प्रसूता को एम्बुलेंस में ही डिलीवरी पेन की समस्या होने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद आशा कार्यकर्ता और जो डॉक्टर्स की टीम एम्बुलेंस में मौजूद थी, उन्होंने महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई और जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और फिलहाल जानकारी मिल रही है कि महिला और बच्चा फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का स्थापना दिवस है। आज 150वां स्थापना दिवस मना रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, और इस कार्यक्रम में आज सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा संगम में स्नान का भी उनका कार्यक्रम है। तो बड़ी अपडेट सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर दे रहे हैं। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां पर उनके कई कार्यक्रम हैं और सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का आज 150वां स्थापना दिवस है और इसी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है प्रयागराज में, जिसमें बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।